Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So आज हम करते हैं न्यू टॉपिक इंडस्ट्रियल लॉ का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और हर एक लेक्चर की आपको वीडियो भी प्रोवाइड होती रहे। और होप सो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 समझाने का। आपके लिए नोट्स प्रॉपरली मैंने प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आए और हर एक चीज़ आपको लर्न हो। ओके और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के अंदर ताकि वो भी वीडियोस का बेनिफिट ले सके। और लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। देखिए तो अभी हम करते हैं स्टार्ट एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 या फिर आप बोल सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। पहले आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होता था। अब बेसिकली अगर बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की, सो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं अगर उनको जब वो काम कर रहे हैं कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, उनके साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके लिए कंपनी को कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होते हैं। ओके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कि जब आपका काम कर रहे हैं एट दैट टाइम अगर उनको कुछ इंजरी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनी की या फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए, कुछ अमाउंट उसको प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। तो हम पढ़ते हैं अभी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में जो कि अमेंड किया गया था 2009 में और जिसको बोला गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। और ये किसकी रिकमेंडेशन थी? नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 की ये रिकमेंडेशन रही है। फिर हम बेसिकली बात करेंगे जो अमेंडमेंट हुई थी 2017 में। देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 2017 में जो अमेंडमेंट हुई वो हुई कि एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉयज़ को अबाउट द राइट ऑफ कंपनसेशन एक्ट कि आपके कंपनसेशन एक्ट के अंदर क्या क्या राइट है एज अ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन की बात तो हम पहले से ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ कि उनको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाई जा रही है कि कुछ इंजरी हो गई है, उनका कुछ बॉडी का जो पार्ट है वो जैसे कि मान लीजिए अगर आप हाथों से काम कर रहे थे, आपके हाथ जो है वो एक टूट गया, पाँव अगर आपका टूट गया, तो इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपकी और लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए कंपनसेशन कंपनी को या फिर एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवाना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि उनके क्या क्या राइट बनते हैं एज अ एम्प्लॉय। सो राइट ऑफ कंपनसेशन एक्ट के बारे में फुल नॉलेज प्रोवाइड करवानी चाहिए रिटर्न में एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो लाइक आप देख सकते हो कि अगर जैसे कि कंपनी के अंदर भी सेमिनार भी लगते हैं, ठीक है, जहां पर उनको इन्फॉर्म किया जाता है या मैसेजेस के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारे मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया वो भी सारे आ जाते हैं। होप सो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम डेली बेसिस पे आपकी 8 PM पे पर डेली बेसिस पे एक वीडियो ज़रूर आती है। 8 PM एक वीडियो आपकी ज़रूर आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के जो अपडेट है वो मिल सके और डेली की वीडियो मिल सके ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए अभी हम आगे करते हैं, पेनल्टीज की बात करेंगे। हम पेनल्टीज की बात करते हैं। सो पहले जो पेनल्टी थी वो थी 5000 रुपीज़ और अब जो पेनल्टी कर दी गई है वो एटलीस्ट 50,000 एंड विच मे बी एक्सटेंड 1 लाख। और अब कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो पेनल्टी लग सकती है। फिर अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं कि डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो अगर आप अपील करते हो तो मिनिमम कितनी अमाउंट पर आप शूट फाइल कर सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। सो पहले जो अमाउंट थी वो 300 अमाउंट थी, सॉरी, और अब जो है वो 10,000 हो गई है।
ओके यानी कि 300 से कितने इंक्रीज होगी 10,000 तक, और इससे ज़्यादा अमाउंट भी हो सकती है, तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। फिर हम बात करेंगे अभी ऑब्जेक्टिव की, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन का हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं वर्कमैन कंपनसेशन का, कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को इंजरी वगैरह हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बॉडी पार्ट्स कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके रिगार्डिंग उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। क्या उद्देश्य है इस एक्ट को बनाने के पीछे। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर अगर कोई भी वर्कर है वो काम कर रहा है, उसको सिक्योरिटी फील होती है कि अगर बाई चांस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, कुछ रिस्क से आप काम कर रहे हो, मशीनरी पे आप काम कर रहे हो, तो एट दैट टाइम कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो भी कंपनी आपके लिए कंपनसेशन देने के लिए रेडी है, आपको अलर्ट होता है अपने राइट्स के बारे में। इसका मेन एम रहता है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एम्प्लॉयज़ को। अब ये तो नहीं है ना कि मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा था वहाँ पे उसका कोई भी बॉडी पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, अब ये तो नहीं है ना कि आप उसको बॉडी पार्ट दोबारा से आप लगा सकते हो या दोबारा से प्रोवाइड करवा सकते हो, ऐसा तो नहीं। लेकिन आप उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो ताकि उसके फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो एक्ट बनाया गया है, ये बनाया गया, इसका मेन पर्पज है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वर्कमैन को, एंड डिपेंडेंट इन केस ऑफ द एक्सीडेंट इंजरी मीन ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर। अब पेमेंट कौन करेगा, अल्टीमेटली पेमेंट तो एम्प्लॉयर ही करेगा, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव कि फाइनेंशियली हेल्प की जाती है किसी भी एम्प्लॉय की। देन हम पढ़ते हैं, देखिए अप्लाई कहाँ पे होता है, होल इंडिया में अप्लाई होता है, और ये फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई 1924 को फोर्स में आया था। देखिए फिर पढ़ेंगे हम द लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर कंपनसेशन, यानी कि एम्प्लॉयर की क्या क्या लाइबिलिटीज रहती है कंपनसेशन की रिगार्डिंग। अब किसी भी अगर पर्सन को इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो लाइबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की है। अब क्या क्या केस है, किस किस केस में कब कब जो लाइबिलिटी रहेगी, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी रहेगी कंपनसेशन की रिगार्डिंग। देखिए फर्स्ट लाइबिलिटी कब रहती है, अगर मान लीजिए कोई पर्सनल इंजरी हो गई है किसी भी एम्प्लॉय को, और वो जो अराइज हुई है वो हुई है जब आपके वर्कर काम कर रहा था आपकी कंपनी में, एट दैट टाइम उसके वो इंजरी है वो अराइज हुई है। सो उस केस में आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या रहेगा, लाइबल रहेगा, उसको पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। फिर अगर हम बात करते हैं कि the probability base is on the reason that work has contributed because personal injury, जो भी उसको पर्सनली इंजरी हो रखी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो किसका कारण है, वो आपकी जॉब का कारण है। अगर ऐसा है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देन हम बात करते हैं एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए किसके कारण, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स जब वो जॉब कर रहा है उस दौरान अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम पर भी एम्प्लॉयर ही लाइबल रहता है, एम्प्लॉयर ही लाइबल होगा। देन हम बात करें फोर्थ वन की, नेक्स्ट पॉइंट देखिए द एप्लीकेंट्स हु प्रूफ, इसने बोला कि अगर मान लीजिए सपोज कोई भी एम्प्लॉय है वो काम कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई है जब वो काम कर रहा था उस टाइम, ठीक है, बट मान लीजिए कि उस टाइम जो एम्प्लॉयर को पता नहीं चला, लेकिन अगर मान लीजिए उसको बाद में प्रूफ करना पड़ता है ये कि ये जो इंजरी हुई है वो आपका जब मैं काम कर रहा था उसी टाइम हुई है, तो एट दैट टाइम अगर वो प्रूफ कर देता है तो भी एम्प्लॉयर जो होगा वही लाइबल होता है पे करने के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडीशन व्हेन एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे कंपनसेशन। क्या क्या कंडीशन है जब एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है। अब तक जो हम कंडीशन पढ़ के आए हैं वो कंडीशन पढ़ के आए हैं जहां पर एम्प्लॉयर लाइबल है,
बट अब जो हम कंडीशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को अगर इंजरी हुई है और वो 3 दिन से ज़्यादा इंजरी रही है, लेकिन उसका जो अफेक्ट है ना वो आपके यानी कि इतना नहीं पड़ा कि आप डिसेबल हो जाओ काम करने के लिए, या फिर आपका कोई बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है आपकी बॉडी पर या फिर आपके वर्किंग कंडीशन पे, या जिस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो उसी तरीके से सेम काम कर रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको चोट लग जाती है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, वहां पर जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं होता पे करने के लिए। देन सेकेंड पॉइंट देखिए, एनी इंजरी डज नॉट रिजल्ट परमानेंट, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इंजरी जो कि परमानेंट नहीं है, ओके, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और डेथ बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट इन्फ्लुएंस द ड्रग्स और ड्रिंक, मान लीजिए अगर आप मशीनरी वगैरह चला रहे हो तो आपने ड्रग्स करके ड्रिंक कर रखी है, उस केस में आप चला रहे हो और एट दैट टाइम अगर आपको कुछ इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पर भी एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयर मीट विद एक्सीडेंट दैट कोज बिकॉज विलफुल डिसओबीडेंस ऑफ रूल ऑफ हिम और हर विलिंगफुल सेफ्टी गार्ड्स रिमूवल, अगर मान लीजिए कोई मशीनरी आपको चलानी है और आपको पता है कि आप इन औजार का जो यूज़ कर रहे हो वो सेफ्टी से यूज़ कीजिए, ध्यान से यूज़ कीजिए, आराम से यूज़ कीजिए, वरना आपका जो हाथ पाँव या बॉडी का कोई भी जो पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और आप उन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, एट दैट टाइम अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उस केस में भी एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो गई है तो उसको कंपनसेशन तो हमें देना पड़ेगा ना, ठीक है, तो अगर उसको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा तो हम किस हिसाब से कंपनसेशन देंगे वो भी एक्ट के अंदर आपका डिस्क्राइब किया हुआ है और पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से हम कंपनसेशन को डिस्क्राइब करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, इसको आप ध्यान से कीजिए। यहाँ पे आता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट दैट रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और जिसके अंदर आप परमानेंट डिसेबल हो गए हो, टोटली डिसेबल हो गए हो, तो उस केस में आपको 60% की जो आपको वेजेस मिल रही है मंथली वेजेस उसका आपको 60% और यहाँ पे आएगा 1,20,000 विच एवर इज मोर इज गिवन, वही आपको दिया जाएगा। फिर हम नंबर 2 पे बात करते हैं एक्सीडेंट रिजल्ट इन डेथ, अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय था वो काम कर रहा था तो उसकी डेथ ही हो गई है, उस केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ डिजीज एम्प्लॉय और 1,20,000 रुपीज विच एवर इज मोर गिव टू एम्प्लॉय। ओके, फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट रहता है हमारा, इंपॉर्टेंट नोट पढ़िए आप, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो न्यू रूल आया है मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला कि जो कंपनसेशन का जो हम एक्ट या फिर जो रूल रेगुलेशन पढ़ के आए ना वो अप्लाई होता है जब गवर्नमेंट 15,000 को कंसीडर करेगी एज अ वेजेज, जिस पर्सन को अभी 15,000 मिल रहे हैं वो आएगा आपका अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ओके, तो ये हमने आज के लेक्चर के अंदर किया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इसके बारे में। तो आपको नोट्स का जो फॉर्मेट है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।